देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आज का आप लोग सही ढंग से सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आज का जब हम सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य अर्थात हमारा कल जो होता है वो बेहद ही शानदार होता है। कल की तारीख में यदि आपका परीक्षा परिणाम आता है तो वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने आज को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। तो आज को इम्पोर्टेंस देना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें और हम लोग अपनों के सपनों को पूरा कर सकें। अपनों के सपनों को पूरा करने का तात्पर्य है कि हम लोग अपने माता पिता को, अपने परिवारजनों को और अपने गुरुजनों को एक खुशी दे सकें। और हम लोग अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को खुशी कोई सामान देकर नहीं क्रय कर कहीं ना कहीं दे सकते हैं। उनको सामान क्रय करके खुशी देने से बेहतर है कि हम लोग सफलता के द्वारा हम उनको एक खुशी दें, जिस खुशी को महसूस करके उनके जीवन को कहीं न कहीं सार्थकता प्रदान हो। तो इसलिए हमें आज का सही ढंग से सदुपयोग करना चाहिए। आप लोग भविष्य में ऊंची सफलता अर्जित कीजिए, आप लोग भविष्य में एक कीर्तिमान यश स्थापित कीजिए। यही मंगल प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती और विघ्नहर्ता गणेश से करता हूँ। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ 12वीं कक्षा के हिंदी संकाय के गद्य खंड के एक और अध्याय को लेकर के, जिस अध्याय का नाम है जूठन। और इसके रचयिता हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला गांव में हुआ था और जन्म की तारीख 30 जून 1950 थी। 30 जून 1950 में उनको जन्मे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला गांव में साहित्य जगत के एक ऐसे अनमोल सितारे जिनकी सराहना यदि शब्दों में की जाए तो शायद कम ही होगी। एक ऐसा परिवार में उनका जन्म हुआ जो परिवार बेहद ही सामान्य था, परंतु उनके अंदर की प्रतिभा जो थी वो असामान्य थी। साधारण परिवार में जन्म लेकर के भी उन्होंने जो असाधारण कार्य किया वह आज के समाज के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। न केवल दलित परिवार के लोगों के लिए बल्कि उन तमाम परिवार के लोगों के लिए जिनके जीवन की आर्थिक स्थिति विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव से होकर के गुजरती रहती है। बावजूद इसके वह अपनी मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा एक कीर्तिमान यश स्थापित करते हैं। तो हमें माँ सरस्वती भगवती से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ सरस्वती भगवती, बेशक मेरा जन्म सामान्य परिवार में हुआ है मगर मैं अपनी कीर्ति के द्वारा एक असामान्य कार्य करके दिखाऊंगा। तो इन्हीं बातों को समेटी हुई है जूठन आत्मकथा। जूठन एक ऐसी आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, जिस आत्मकथा के माध्यम से यह बताया गया है कि यदि हमारा जन्म एक सामान्य परिवार में भी होता है, बावजूद इसके हम लोग कोई ना कोई बेहतर कार्य कर सकते हैं। संघर्ष को झेलते हुए भी यदि हम अपने मन में एक अटूट आस्था रखें, हम अपने मन में यदि अटूट विश्वास रखें और हम लोग यदि शिक्षा के मार्ग को अपनाएं तो निश्चित रूप से हम लोग अपने जीवन में एक कीर्तिमान यश स्थापित कर सकते हैं। जूठन के लेखक जो हैं, आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। उनको वह कार्य भी करना पड़ता है जिस कार्य को करने की रुचि उनकी नहीं थी, बावजूद इसके उनको वह कार्य करना पड़ता है। समाज के लोगों का दंश भी उनको झेलना पड़ता है। दिन रात मर खप करके भी उनके परिवारजनों को जूठा भोजन भी नसीब सही ढंग से नहीं हुआ करता था। बावजूद इसके उन्होंने अपने जीवन में कोई न कोई संकल्प लेने का, अच्छा संकल्प, सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का निर्वहन किया। तत्पश्चात उन्होंने एक कीर्तिमान यश स्थापित किया। तो उनके जीवन की अतीत की गाथा और अतीत की गाथा में मिले संघर्ष, मुश्किलों के पश्चात प्राप्त सफलता की गाथा है जूठन। गाथा अर्थात कहानी है जूठन, एक ऐसी आत्मकथा जिसमें बताया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने जीवन के शुरुआती क्षणों में, ओम प्रकाश वाल्मीकि के परिवार के सदस्यों के जीवन में शुरुआती क्षणों में किस प्रकार का उतार चढ़ाव आया, किस प्रकार समाज के लोगों की प्रवृत्ति उनके परिवारजनों के प्रति थी। तो इन बातों को समेटे हुई है यह आत्मकथा। अब इस पाठ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर
अब प्रथम प्रश्न हमारे बीच में है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती हैं। तो लिखेंगे विद्यालय में लेखक के साथ जो घटनाएं घटती है वह घटना बेहद ही दयनीय थी। विद्यालय में जब प्रथम दिन ही लेखक का प्रवेश होता है तो प्रथम दिन ही हेडमास्टर जो कल्लीराम रहते हैं उनको खड़ा करवा करके उनका नाम पूछते हैं। तत्पश्चात लेखक की जाति का पता होते ही लेखक की पूरे क्लास में बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि शीशम की टहनियों का झाड़ू बना करके पूरे विद्यालय को ठीक उसी तरीके से साफ कर दो जिस प्रकार शीशे में चमक होती है। तो शीशे में चमक की तरह पूरे विद्यालय को साफ कर देने के लिए उनको कहा जाता है। एक दिन भी यही कार्य होता है, दूसरे दिन भी यही कार्य कहा जाता है, तीसरे दिन भी यही कार्य कहा जाता है और किसी किसी दिन उनको झापड़ भी लगा दिया जाता है, अर्थात उनकी पिटाई भी की जाती है और उनकी जाति के आधार पर उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। तो विद्यालय में इस प्रकार की दुखदायी घटना लेखक के साथ घटित होती है, जो कि कल्लीराम हेडमास्टर, जो विद्यालय के हेडमास्टर रहते हैं जिनका नाम रहता है कल्लीराम, उनके द्वारा यह घटना संपन्न की जाती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया। तो लिखेंगे पिताजी ने स्कूल में यह देखा कि उनका जिगर का टुकड़ा अर्थात लेखक उनका जो बेटा जो था, पिताजी देखते हैं कि मेरी आंखों का तारा, मेरा लाडला ओम प्रकाश, जिसे वह मुंशी जी कह करके पुकारते थे, वो विद्यालय में पूर्ण तरीके से झाड़ू लगा रहा है और पसीने से तरबतर है। बेटे को इस स्थिति में देख करके पिता के हृदय को थोड़ी ठेस पहुंचती है और पिताजी आते हैं और पूछते हैं अपने बेटे से, जिसे कि वो मुंशी जी कहा करते थे, कहते हैं कि मुंशी जी यह क्या कर रहे हो। अपने पिता के इस विनम्र वचन को सुन करके बेटे के हृदय जो है वो मोम की तरह पसीजने लगता है और फपक फपक करके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रोने लगते हैं और रोते हुए अपने पिताश्री से कहते हैं, पापा मुझे आज से नहीं बल्कि 2-3 दिनों से मुझे लगातार कहा जा रहा है कि साफ़ सफाई करने के लिए, पढ़ाने के दौरान भी सर मुझे प्रताड़ित करते हैं, अपनी जाति को लेकर के, मेरी जाति को लेकर के तुलना करते हैं। तो पिताश्री यही स्थिति है, इस कारण से मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रहा हूँ। तो पिताजी का हृदय जो होता है, पिता किसी के भी पिता होते हैं, उनके मन में अपनी संतान के प्रति अटूट प्रेम होता है, अथाह प्रेम होता है। तो पिताजी इस बात पर आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि कौन है वो शख्स, कौन है वो मास्टर जिसने मेरे बेटे से यह काम करवाया है। उसी बात पर पिता श्री के इस वचन को सुन करके, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताश्री को इस वचन को सुन करके कल्लीराम हेडमास्टर और तमाम हेडमास्टर जो रहते हैं विद्यालय के, वो बाहर निकलते हैं और मामले को जानते हैं। जैसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी ऊंचे स्वर में ये बात कहते हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी को भी हेडमास्टर जो हैं सो गालियां दे करके कहते हैं कि यहाँ से चले जाने के लिए। परंतु पिता जो हैं सो बेहद ही, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पिताजी सामान्य परिवार से थे, बावजूद इसके लेखक के जो हेडमास्टर रहते हैं कल्लीराम, उनका वो सामना करते हैं। उनको कहते हैं कि आप जो यह कर रहे हैं यह एक शिक्षक का कार्य नहीं है, आप जो यह कार्य कर रहे हैं यह समाज में कहीं ना कहीं सार्थक संदेश देने वाला कार्य नहीं है, आप यह ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरे बेटे के साथ यह गलती आप नहीं कर सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, आप कल्पना कीजिए कि आपके साथ भी हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभवों और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखें। तो लिखेंगे बचपन में लेखक के साथ जो घटना घटित हुआ वह यदि मेरे साथ हुआ होता, आप अपना विचार लिखना है। तो लिखेंगे तो मैं क्या करता, तो मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जो किया तो मैं उसका भरसक विरोध करता, क्योंकि किसी की जाति को लेकर के यदि किसी को यदि प्रताड़ित किया जाता है तो ये कतई सही नहीं है। अगर मेरे साथ यदि होता, बहरहाल हुआ नहीं मगर होता, तो मैं उसका पुरजोर विरोध करता और मैं यथासंभव यह प्रयास करता कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जिस प्रकार अपनी वीरता, अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए उन्होंने जीवन के शुरुआती क्षणों में जो संघर्ष किया, बावजूद इसके उन्होंने जो इतिहास रचा, तो मैं उसी प्रकार उन संघर्षों को झेलते हुए भी मैं अध्ययन को जारी रखता और मैं अपने जीवन में एक कीर्तिमान यश स्थापित करता। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से कि किन बातों को सोच करके लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। तो लिखेंगे कांटे जैसे उगने लगने का मतलब है कि लेखक के हृदय में किस प्रकार कौन सी बातों को सोच करके उनके मन में दुख उत्पन्न होने लगता है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो लिखेंगे लेखक उन बातों को सोच करके लेखक के मन में कांटे जैसे उगने लगते हैं, इसलिए क्योंकि जब लेखक अतीत अर्थात इतिहास, उनको जो जीवन के शुरुआती क्षणों में उनको और उनके परिवारजनों को जो संघर्ष झेलना पड़ा, उन
बातों को जब लेखक सोचते हैं और इतिहास के पन्नों को जब वो पलटते हैं तो उनके भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं, क्योंकि उनके परिवार वालों को और उनको भोज में जो पत्तल पर जूठा रहा करता था, वो चाहे वो टूटी फूटी कचौड़ियाँ और अथवा जो थोड़ी छोटी सब्जियाँ अथवा आधे टुकड़ी जो मिठाई जो मिल जाया करता था, तो उससे ही उनके परिवार जन के लोग अपने पेट की भूख को समाप्त करने का कार्य करते थे। तो इन बातों को सोचते हैं जब वो लेखक आज, तो उनके मन में कांटे जैसे उगने लगते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से कि दिन रात मर खप करके भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, ऐसा क्यों? तो लिखेंगे लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं कि दिन रात मर खप करके भी पसीने की कीमत मात्र जूठन, क्योंकि लेखक और लेखक के परिवार वाले दिन रात मर खप करके कार्य किया करते थे। पड़ोसियों के यहाँ पर, जिस गांव में वो रहते थे उस गांव के लोगों के यहाँ पर, बावजूद इसके उनको उनके कार्य के बदले में भोजन भी उनको नहीं मिलता था, और भोजन के रूप में यदि कुछ मिलता भी था तो वो ताज़ा भोजन नहीं बल्कि पत्ते पे जो छोड़ा हुआ जूठा जो हुआ करता था वह मिला करता था। और यह समाज की दयनीय स्थिति और समाज में छोटे परिवार के लोगों के प्रति जो किस प्रकार का भाव होता है उसको प्रदर्शित करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने समाज के लोगों के ऊपर कटाक्ष करते हुए जब बात कही कि समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दिन रात मर खप करके भी कोई कार्य करता है, परंतु उसको मेहनताना देना तो दूर, पारिश्रमिक देना तो दूर, बदले में लात घूसे और गालियां देना उचित समझते हैं, जो कि यह मानवता की निशानी नहीं है बल्कि दानवता की निशानी है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं? तो लिखेंगे सुरेंद्र की बातों को, सुरेंद्र जब कहता है कि भाभी आपके हाथों से बना हुआ खाना बड़ा ही जायकेदार है, ऐसा खाना मेरे घर पर नहीं बनता है, यह सोच करके लेखक जो है विचलित हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि सुरेंद्र के जो दादाजी रहते हैं उनके यहाँ लेखक के परिवार वाले जब जो कार्य करने जाया करते थे, तो एक दिन लेखक की माँ जो है सो सुरेंद्र के दादाजी से भोजन मांगती है, जो बना हुआ रहता है भोजन। तो भोजन तो नहीं मिलता है दादाजी के द्वारा, सुरेंद्र के दादाजी के द्वारा, परंतु उसके सुरेंद्र के जो दादाजी रहते हैं वो कई प्रकार की धिक्कार करते हैं और विभिन्न प्रकार की बातें सुना देते हैं लेखक की माँ को। तो इन्हीं बातों को सोच करके लेखक विचलित हो जाते हैं और लेखक के घर पर आज सुरेंद्र भोजन करने आया हुआ था। जब लेखक समृद्ध हो चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे, तो लेखक जो है सो अचानक से लेखक को अतीत की यादें खटखटाने लगती है और लेखक उस दिन को याद करने लगते हैं जो कि उनको सुरेंद्र के परिवार से मिला हुआ था। तो इसलिए वह लेखक विचलित हो जाते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से कि घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है? तो लिखेंगे घर जैसे ही लेखक पहुंचते हैं और लेखक की माँ ये देखती है कि बैल की छाल को छीलने से उनके शरीर पर पूरा खून ही खून उनके कपड़े पर लगा हुआ है और मेरा बेटा जो है सब पसीने से तरबतर है। तो बेटे को उस स्थिति में देख करके, बेटे को गरीबी के कारण उस कार्य को करता हुआ देखने की स्थिति में लेखक को देख करके लेखक की माँ रोने लगती है, क्योंकि माँ जो होती है वो कतई नहीं चाहती है कि मेरा बेटा जो है वो कोई बुरा कार्य करे। माँ हमेशा चाहती है कि मेरा बेटा जो है सो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करे, जिस कार्य को करने में उसको खुशी महसूस हो। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से कि व्याख्या करें कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मूल्य नहीं है बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही है यह सब। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति जूठन आत्मकथा से ली गई है, जिसके रचयिता हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं वह समाज अत्यंत क्रूर है, अर्थात हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर के लोगों के मन में सभी समाज के वर्ग के लोगों के प्रति प्रेम, आस्था और समर्पण का भावना नहीं है, बल्कि यहाँ पर समाज में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि यह चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहे और अमीर और ज़्यादा अमीर बनता रहे। तो ऐसे समाज में जहाँ पर निर्धनता को बरकरार अर्थात गरीबी को बरकरार रखने के लिए क्या किया जाता है, तो काम भी करवा लिया जाता है और बदले में पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, इसलिए उन्होंने यह पंक्ति लिखी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस आत्मकथांश को पढ़ते हुए आपके मन में कैसे भाव हुए, सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला भाव कौन सा है? अपनी टिप्पणी लिखें। तो लिखेंगे इस आत्मकथांश को पढ़ने के पश्चात मेरे मन में बेहद ही
कभी कभी मेरा मन जो है सो इस बात को लेकर के मायूस हो गया कि वाकई में किस प्रकार एक गरीबी के कारण एक परिवार के लोगों को कितना दंश झेलना पड़ता है, समाज के लोगों का दंश झेलना पड़ता है। मगर जब कहानी के दूसरे भाग को जब हमने पढ़ा कि जब लेखक प्रसिद्ध हो जाते हैं और जब लेखक जब आत्मसंबल हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तब लेखक के अंदर जो आत्मनिर्भरता आती है वो शिक्षा के कारण आती है। तो वह प्रसंग बेहद ही मार्मिक और कहीं ना कहीं हृदय में प्रेरणा देने वाला प्रसंग होता है कि हम लोग यदि मेहनत करते रहें तो संघर्ष को झेलने के बावजूद भी हम लोग अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके पश्चात अगला जो अंतिम प्रश्न है, जो लेखक की भाभी क्या कहती है, इसका उनके कथन का महत्व बताइए। अर्थात लेखक की भाभी जो कुछ कहती है इससे लेखक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखेंगे जो लेखक जो है वो एक दिन जब बैल की छाल जो अपने चाचा के साथ छीलने के लिए गए होते हैं, जब वो वापस लौटते हैं और लेखक के शरीर पर जब खून का छींटा रहता है और लेखक जब पसीने से तरबतर रहते हैं, तो अपने देवर को उस स्थिति में देख करके लेखक की भाभी कहती है अपनी सासू माँ से कि माँ जी, देवर जी से यह काम मत करवाइए, यह काम गंदा काम है, भूखे रह लेंगे परंतु देवर जी से यह काम मत करवाइए। और इस बात को सुनते ही लेखक के जीवन पर एक सकारात्मक परिवर्तन आता है और लेखक यह सोचते हैं कि मुझे इस दलदल से बाहर निकलते हुए, शिक्षा को अपनाते हुए, अपनी कलम की पकड़ को मजबूत करते हुए मुझे एक दिन इतिहास रचना है, और वह इतिहास रचते हैं। तो इस प्रकार लेखक की भाभी के कथन का उनके जीवन में बेहद ही महत्वपूर्ण महत्व हो जाता है और वो अपने जीवन में एक ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग मन से पढ़ते रहिए, मन से इसलिए पढ़ते रहिए और एक संकल्प लीजिए कि जब 2025 में जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए हमको बुलाया जाए, क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जाता है जिन बच्चों को, उन बच्चों का रिजल्ट कहीं ना कहीं उनको पहले ही पता चल जाता है। रिजल्ट के दिन अन्य बच्चों के मन में इस बात की उधेड़बुन रहती है कि पता नहीं मेरा परिणाम कैसा रहेगा, मगर जिन्हें टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है उनको यह बात जरूर पता होता है कि वाकई में जो मेरा जो अंक जो है आने वाला है वो अंक बेहद ही शानदार होने वाला है। इसलिए पढ़िए ऐसा कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाए एक बार आपको। धन्यवाद।